वेलकम टू माय क्लास रॉयल एकेडमी। आज हम लोग फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमारे कोर्स से रिलेटेड रहेगा स्टूडेंट्स, और हम लोगों को इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, अणु संख्या गुणधर्म स्टडी किया हुआ है स्टूडेंट्स। अणु संख्या गुणधर्म का ये सेकेंड टॉपिक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है सेकेंड टॉपिक? ऑस्मोटिक प्रेशर। हिंदी में बोलते हैं इसको परासरण दाब। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? परासरण दाब बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो जनरली ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक में हमको स्टडी करना है ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस होता क्या है। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस मतलब परासरण की क्रिया क्या होती है। तो परासरण की क्रिया होती है जब कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ गमन करते हैं किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से। किसकी सहायता से? अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से। तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? परासरण कहते हैं। परासरण एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ गमन करते हैं। किसकी सहायता से? अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से। When molecules of solvent moves from lower concentration region to higher concentration region with the help of semi permeable membrane is called osmosis. क्या? When molecules of solvent moves from lower concentration region to higher concentration region with the help of semi permeable membrane is called osmosis. Clear? Means अगर हमारे यहाँ पे सॉल्वेंट है और यहाँ पे हमारा कोई सा भी सॉल्यूशन है, अब जो मॉलिक्यूल्स है वो सॉल्वेंट से किसकी तरफ मूव करेगा? सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है। इसकी सांद्रता कम है, इसकी सांद्रता अधिक है, लेकिन बीच में क्या लगा रहेगा स्टूडेंट से? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या लगा रहेगा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की सहायता से अगर मूव करेगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से मूव करेगा, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? ऑस्मोसिस। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जब विलायक के अणु कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से गमन करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। व्हेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन, देन इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब ऑस्मोसिस का जो ठीक विपरीत प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होता है स्टूडेंट डिफ्यूजन। क्या होता है? डिफ्यूजन, विसरण। क्या बोलते हैं इसको? विसरण बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको पूरा ऑस्मोसिस को क्लियर करना है तो आपको डिफ्यूजन को भी जानना पड़ेगा। तो डिफ्यूजन जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से अगर मॉलिक्यूल्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ जाएंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से अगर मॉलिक्यूल्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ जाएंगे, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? डिफ्यूजन कहलाएगा। अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से यदि अणु कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं, लेकिन इसमें किसी पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नॉट यूज्ड इन दिस प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस में, विसरण प्रोसेस में अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कोई उपयोग नहीं होता है। ये सिर्फ किसमें उपयोग होगा? ऑस्मोसिस में होगा। तो डेफिनेशन क्लियर है स्टूडेंट्स आप लोग को दोनों? ऑस्मोसिस क्या होगा? लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ मॉलिक्यूल मूव करेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो ऑस्मोसिस है। और अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करेंगे बिना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के, तो वो तुम्हारा क्या है? डिफ्यूजन या विसरण है। क्लियर स्टूडेंट्स? अगला टॉपिक है छोटा सा इसमें स्टूडेंट्स, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली, जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली होती क्या है स्टूडेंट्स? ये हमको जानना है। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली का डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ डिवाइस or substance object which only allows solvent molecules to pass through them, to pass through
them is called सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक ऐसा डिवाइस जो केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही अपने में से पास होने देता है, एक ऐसा डिवाइस जो केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में से अपने को पास होने देता है, अपने में से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास होने देता है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाता है। मतलब एक ऐसा यंत्र, एक ऐसी युक्ति जिससे केवल विलायक के अणु ही पार किए जाते हैं, उन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब नेचुरल में आपने देखा होगा इस झिल्ली को, जनरली जो अगर हम लोग एग लेते हैं, एग का जो ऊपरी येलो कलर का एक कोटिंग होता है, वो कोटिंग आपका क्या कहलाता है? अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाता है स्टूडेंट्स। उसी तरीके से अगर हम लोग नेचुरल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, तो एक आता है सेलोफेन। क्या आता है? सेलोफेन। एक होता है सेल्यूलोस। क्या होता है स्टूडेंट्स? सेल्यूलोस। ये दोनों प्लांट में उपस्थित रहता है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपका सेलोफेन, सेल्यूलोस के बाद सेल वॉल, प्लांट का कोशिका भित्ति जिसको बोलते हैं, प्लांट सेल में बाहर में जो प्रेजेंट रहता है, और जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है वो है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। क्या है? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ये है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ये आपका मैन मेड है, इसको लेबोरेटरी में बनाते हैं, और ये तीनों हमको किसमें मिलते हैं स्टूडेंट्स? नेचुरली मिलते हैं स्टूडेंट्स। अगला जो टॉपिक देखेंगे स्टूडेंट्स, हम ऑस्मोटिक प्रेशर ही देखेंगे, क्योंकि हमने ऑस्मोसिस पढ़ लिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पढ़ लिया। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है स्टूडेंट्स, अगर आपके सामने ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है और ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए जितना प्रेशर लगाया जाता है वो प्रेशर क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। द प्रेशर एक्सर्टेड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर स्टूडेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्या? द प्रेशर एक्सर्टेड, एक्सर्टेड मतलब लगाना, द प्रेशर एक्सर्टेड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या? परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, मैं हिंदी में लिख देता हूं, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितना दाब लगाया जाता है उस दाब को हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण दाब कहते हैं। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितना दाब लगाया जाता है वो दाब क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? परासरण दाब कहलाता है। द प्रेशर एक्सर्टेड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? अब ऑस्मोटिक प्रेशर को हमेशा पाई से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। किससे डिनोट करते हैं? पाई से। परासरण दाब को हमेशा पाई से डिनोट किया जाता है, और पाई की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स CRT। पाई की वैल्यू होती है CRT होती है स्टूडेंट्स। क्या होती है? CRT। इसका जो ये इक्वेशन है, ये वॉन्डर वॉल नामक साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? वॉन्डर वॉल नामक साइंटिस्ट ने। क्लियर हो गया? सॉरी, वॉन्डर वॉल नहीं, वॉन्ट हॉफ नामक साइंटिस्ट ने। किसने दिया था? वॉन्ट हॉफ नामक साइंटिस्ट ने दिया था स्टूडेंट्स। इसलिए इस इक्वेशन को वॉन्ट हॉफ इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट्स। क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए, परासरण दाब का मान ज्ञात करने के लिए वॉन्ट हॉफ नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया, जिस समीकरण को वॉन्ट हॉफ समीकरण, वॉन्ट हॉफ इक्वेशन बोलते हैं। ये याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, और पाई की वैल्यू CRT होती है। ये किसने बताया था? वॉन्ट हॉफ नामक वैज्ञानिक ने बताया था स्टूडेंट्स। इसलिए इस इक्वेशन को हम लोग वॉन्ट हॉफ इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है बर्कले-हार्टले मेथड टू मेजर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को नापने के लिए बर्कले-हार्टले की विधि, मतलब बर्कले-हार्टले नामक वैज्ञानिकों ने ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब को नापने के लिए एक विधि दिया,
जिस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्कले एवं हार्टले की विधि। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा पब्लिश्ड है, इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने जो ऑस्मोटिक प्रेशर का टॉपिक पढ़ाया उसका डेफिनेशन को आप लोग वीडियो से सुनकर लिखेंगे, क्योंकि मैंने स्पष्ट रूप से वो डेफिनेशन को बोला है। साथ ही साथ मैंने वन टॉपिक क्वेश्चन भी बताया है, पाई इज इक्वल टू CRT, जिसको भी आप लोग नोट करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग इस चीज़ को बताएंगे। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपको डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स चैनल के माध्यम से मिलेंगी, चाहे फिजिक्स की रहे, केमिस्ट्री की रहे, मैथ्स की रहे। जो भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे बर्कले हार्टले मेथड। बर्कले हार्टले मेथड में 70% इसमें कंस्ट्रक्शन करना है हमको, ओनली 30% ही मेथड है। तो कंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझेंगे। मैं कंस्ट्रक्शन को पहले पूर्णतः कंप्लीट रूप से इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद हिंदी मीडियम वाले लोग के लिए मैं उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग एक स्टील का टैंक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक स्टील का टैंक ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से हम लोग एक स्टील का टैंक ले लेते हैं। ये हमने एक स्टील का टैंक ले लिया स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से। अब स्टील का टैंक लेने के बाद इसमें 2 सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं स्टूडेंट्स? 2 सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं। ये हमने एक मेम्ब्रेन लगा दिया, ये हमने दूसरा मेम्ब्रेन लगा दिया। मेम्ब्रेन लगाने से पहले इसमें हम लोग क्या भर देते हैं? सॉल्यूशन विलियन। क्या भर देते हैं इसमें? सॉल्यूशन विलियन। हमने क्या फिलअप कर दिया था मेम्ब्रेन लगाने से पहले? इसमें विलियन सॉल्यूशन फिलअप कर दिया था स्टूडेंट्स। क्लियर है? हम लोगों ने सबसे पहले एक स्टील का टैंक लिया, स्टील की टंकी ली। स्टील का टंकी लेने के बाद हमने क्या कर दिया? इसमें सॉल्यूशन भर दिया। सॉल्यूशन भरने के बाद हमने इसमें क्या लगा दिया? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये कुछ इस तरीके से हमने इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का उपयोग किया, अर्धपारगम में झिल्ली लगा दिया स्टूडेंट्स। अब झिल्ली लगाने के बाद इसके ऊपरी भाग में, इसके अपर साइड में हम लोग इस तरीके से यहाँ पे पिस्टन लगा देंगे स्टूडेंट्स। क्या लगा देंगे? पिस्टन, क्योंकि पिस्टन के थ्रू दाब लगाया जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे पिस्टन। क्लियर हो गया? और पिस्टन को किससे कनेक्ट कर देंगे? प्रेशर गैस से। किससे कनेक्ट कर देंगे? प्रेशर गैस से। दाब मापी, प्रेशर गैज। प्रेशर गैज को हिंदी में बोलते हैं दाब मापी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? दाब मापी बोलते हैं स्टूडेंट्स। हमने सबसे पहले ले लिया एक पिस्टन, एक लिया था स्टील की टंकी, स्टील टंकी, स्टील टैंक, स्टील टैंक। फिर हमने क्या लगा दिया इसमें? दाब मापी। इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये अर्धपारगम में झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें टोटल 2 पाइप्स लेंगे। ये इस तरीके से हम एक क्या लगा देंगे? केशिका नली। इसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। और कैपिलरी ट्यूब लगाने का इसको पैक कर देंगे स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हम लोग ये कैपिलरी ट्यूब लगा देते हैं, केशिका नली। क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स? केशिका नली, कैपिलरी ट्यूब, जो वाटर के लेवल को बताता है। किसको बताएगा? वाटर के लेवल को। और दूसरे साइड में हम लोग क्या लगा देंगे? एक पाइप लगा देंगे। और पाइप से किसको जोड़ देंगे स्टूडेंट्स? फनल। क्या जोड़ देंगे? फनल। फनल को हिंदी में बोलते हैं कीप। अब इसमें हम लोग इसमें जल डालेंगे। क्या डाल देंगे स्टूडेंट्स? जल डाल देंगे। पूरा इसको वाटर के लेवल पे इस तरीके से हम लोग पैक कर देंगे। ये वाटर डाल दिया हमने, जल। क्या डाल दिया स्टूडेंट्स? इसमें जल डाल दिया। और जल डालने के बाद इसका लेवल को यहाँ पर क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। मतलब हमने यहाँ तक के क्या भर दिया? इसमें पानी भर दिया स्टूडेंट्स। इसमें पूरा ये पानी भरा हुआ है इस तरीके से। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब ये कंस्ट्रक्शन को पूरा एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी इसका जो मेन है वो तो बहुत ही थोड़ा सा है। थोड़ा सा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को अच्छे से बना लेते हैं, जिससे समझने में हमको आसानी होगी। ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये दूसरा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ये 2 सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गए। तो सबसे पहले हम एक स्टील की टैंक लेते हैं। फर्स्ट वी विल टेक एन स्टील टैंक। ओके, देन सॉल्यूशन इज पुट इन द स्टील टैंक, देन इट इज सेपरेटेड बाय 2 semi-permeable membrane. It is separated by 2 semi-permeable membrane. Okay, then we put a piston in above the container and it is connected with a pressure gauge.
when water is poured from the funnel, we will measure what we will measure, and we will measure the level of water in the capillary tube. ओके, सर्वप्रथम हम एक स्टील की टंकी ले लेते हैं। स्टील की टंकी में हम लोग विलियन को भर देते हैं। विलियन भरने के बाद 2 अर्ध पारगम में झिल्ली लगा के विलियन को अलग कर देते हैं और बीच का जगह खाली कर देते हैं। फिर ऊपर से हम लोग पिस्टन लगा देते हैं और पिस्टन से दाब मापी को जोड़ देते हैं। दाब मापी को जोड़ने के बाद फनल की सहायता से हम लोग इसमें क्या डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं और इसको केशिका नली में, इसको बोलते हैं केशिका नली, कैपिलरी ट्यूब, केशिका नली कैपिलरी ट्यूब, इसमें वाटर के लेवल को क्या कर देते हैं, मेंटेन कर देते हैं। अब हमने अर्धपारगम्य झिल्ली लगाया तो वाटर मॉलिक्यूल्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से किसकी तरफ मूव करने स्टार्ट करेंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ। जल के अणु किसकी तरफ मूव करने स्टार्ट करेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से, विलयन की तरफ, क्योंकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो इसकी तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। जब मूव करना स्टार्ट करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा, क्योंकि केशिका नली में वाटर का लेवल गिरने लगेगा। कैसे पता चलेगा, ये जाएगा तो केशिका नली में हमने जो वाटर का लेवल बनाया था वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। जब वो धीरे धीरे कम होने लगेगा तो हमको समझ में आ जाएगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं, चाहे ऊपर चाहे नीचे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब जब ये इसको मूव करेंगे तो मूव करने के लिए हम लोग पिस्टन के थ्रू ऊपर से क्या लगाएंगे स्टूडेंट, प्रेशर। ऊपर से हम लोग पिस्टन से क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, इसमें प्रेशर लगाएंगे। अब जैसे ही हमने प्रेशर लगाया, वाटर का लेवल पहले गिर रहा था, गिरते हुए एक जगह पे जाके फिर से क्या हो गया, स्टेबल हो गया, फिर से एक जगह पे जाके रुक गया। जैसे ही वाटर का लेवल उस जगह पे जाके रुका तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टॉप हो गया है। हमने पिस्टन से प्रेशर लगाया, वाटर का लेवल जाके रुक गया। पिस्टन से प्रेशर लगाने पे वाटर का लेवल जाके रुका तो हमको पता चल गया कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक गया है। अब जब ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक गया है तो जितने प्रेशर पर वो ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुका है उसको प्रेशर गैस से किससे मेजर करेंगे, प्रेशर गैस से मेजर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। स्टूडेंट्स, इस तरीके से बर्कले हार्टले ने ये एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसकी वैल्यू फाइंड की, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना सिखाया स्टूडेंट्स। अब अगला जो टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स वो है टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रकार। तो ऑस्मोसिस के टोटल 2 प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। परासरण के टोटल 2 प्रकार होते हैं। परासरण के प्रकार अगर हम देखें तो परासरण के टोटल 2 प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स। पहला जो प्रकार होता है वो प्रकार है आपका एंडो ऑस्मोसिस। क्या है, एंड ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस। और जो दूसरा टाइप है वो है एक्सो ऑस्मोसिस या एक्स ऑस्मोसिस। पहला जो है आपका है वो अंतःपरासरण, अंतःपरासरण, और दूसरा है बाह्य परासरण। दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है बाह्य परासरण। अब ऑस्मोसिस के टोटल 2 टाइप्स होते हैं, हमने 2 प्रकार पढ़े, एक है एंड ऑस्मोसिस और एक है एक्सो ऑस्मोसिस, अंतःपरासरण और बाह्य परासरण। अब सीधा सीधा चीज है, अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, मान के चलते हैं ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। क्लियर हो गया। अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, तो इसमें कौन सा ऑस्मोसिस होगा, एंड ऑस्मोसिस। कौन सा ऑस्मोसिस होगा, एंड ऑस्मोसिस। व्हेन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड, बाहर से यदि अंदर की तरफ आएंगे तो उसमें कौन सा ऑस्मोसिस होगा, एंडो ऑस्मोसिस। जब विलायक के अणु बाह्य स्थिति से आंतरिक स्थिति की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से गमन करेंगे तो इसको कौन सा परासरण बोलेंगे, अंतःपरासरण। मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से बाहर से कोई अणु अंदर की तरफ आएगा तो आपका क्या कहलाएगा, अंतःपरासरण कहलाएगा। और बाह्य परासरण किसको बोलेंगे, अगर कोई सा भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी सॉल्यूशन प्रेजेंट है, अगर यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स है ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर बाहर की तरफ निकल जाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सो ऑस्मोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एक्सो ऑस्मोसिस। यदि विलायक के अणु किसी वस्तु के अंदर से अर्धपारगम्य झिल्ली से बाहर की तरफ निकल जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाह्य परासरण। मतलब व्हेन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम इनर रीजन टू आउटर रीजन देन इट इज कॉल्ड एक्सो ऑस्मोसिस। क्लियर है स्टूडेंट्स। एंडो ऑस्मोसिस मतलब अंदर की तरफ आना, एक्सो ऑस्मोसिस मतलब बाहर की तरफ जाना। इट इज क्लियर स्टूडेंट्स। इसका एग्जांपल एंडो ऑस्मोसिस का क्या लेंगे, जब हम लोग किशमिश को पानी में, किशमिश को हम लोग क्या करते हैं, पानी में उबाल देते हैं, तो उबालने के कारण पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो किशमिश के अंदर घुस जाते हैं।
क्लियर। और किशमिश के अंदर जब उसको घुस जाते हैं तो किशमिश फूल जाता है, स्वेलो हो जाता है, स्वेल्स हो जाता है। क्लियर हो क्या? तो किशमिश का फूलना आपका क्या है? एंडोऑस्मोसिस है। क्लियर है स्टूडेंट्स? किशमिश आप सबने देखा है, किशमिश को जब हम लोग खीर बनाते हैं, कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें डालते हैं, तो डालने के कारण किशमिश फूल जाता है। तो किशमिश के फूलने का जो रीज़न है वो एंडोऑस्मोसिस है, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो किशमिश के अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण किशमिश फूल जाता है। उसी तरीके से इसके ठीक विपरीत अगर हम लोग एक्सोऑस्मोसिस के एग्जाम्पल लेंगे तो ग्रेप्स ले लेते हैं स्टूडेंट्स। ग्रेप्स को पहले बहुत गाढ़े विलयन में, बोले तो अपन चाशनी में ग्रेप्स को डुबा दिया जाता है, और डुबा दिया जाता है तो ग्रेप्स के अंदर का जितना भी क्या रहता है, आपका लिक्विड रहता है, वो बाहर आ जाता है और वो सिकुड़ जाता है। श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोऑस्मोसिस। क्लियर हो गया? ग्रेप्स का, अंगूर का सिकुड़ना, तो उसका जितना भी उसका रस रहता है वो अगर गाढ़े विलयन में डाल दिया जाता है तो ग्रेप्स के अंदर का जो रस रहता है वो बाहर निकल जाता है। तो किसका एग्जांपल है स्टूडेंट? एक्सोऑस्मोसिस का। ये दोनों ये डेफिनेशन लिख लेंगे। व्हेन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम इनर रीजन to outer region, then it is called exoosmosis, and when the solvent molecule move from outer region to inner region, then it is called endosmosis. बाहर से यदि अंदर तरफ आएगा तो अंतःपराशरण, अंदर से बाहर की तरफ जाएगा तो बाह्य पराशरण। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये भी आपको टॉपिक ओके स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ molecular mass of non volatile solute with the help of osmotic pressure, परासरण दाब की सहायता से अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना, ये टॉपिक देखना है। तो अभी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं वन टॉप इक्वेशन क्या है, पाई इज इक्वल टू CRT। क्या पढ़ के आ चुके हैं स्टूडेंट्स? पाई इज इक्वल टू CRT, बट C इज इक्वल टू होता है N अपॉन V। C बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स? N अपॉन V। आपको याद रखना पड़ेगा, 11 का टॉपिक है। कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। सांद्रण बराबर होता है मोलों की संख्या बटे आयतन। ये 11वीं का टॉपिक है। C इज इक्वल टू N अपॉन V 11th की क्लास के वीडियोस में आपको मिल जाएगा। C इज इक्वल टू N अपॉन V। तो C इज इक्वल टू N अपॉन V हो गया, लेकिन हम लोग सॉल्यूट ले रहे हैं तो इसलिए इसको फिर से रिनोट करेंगे NV। तो C इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स? NV अपॉन V। तो पाई इज इक्वल टू कितना हो गया? NV अपॉन V RT हो गया स्टूडेंट्स। अब NV तो अभी मैंने पहले ही बता चुका है, NV इज इक्वल टू क्या होता है? WV बाई MB। क्या होता है स्टूडेंट? WV बाई MB। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? WV बाई MB इंटू V इंटू RT। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? मॉलिक्यूलर मास इसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, तो MB निकालना है। तो MB को हम लोग इस साइड रख देते हैं और पाई को इधर ले आते हैं स्टूडेंट्स। हमारा हो गया WB इंटू RT अपॉन पाई इंटू V। ये आपका हो गया फॉर्मूला किसके लिए? मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बहुत ही इजी था। क्या? पाई इज इक्वल टू CRT, C इज इक्वल टू NB अपॉन V। NB की वैल्यू WB बाई MB रख दिए, तो पाई इज इक्वल टू NB बाई V। RT की जगह में यहाँ पे WB बाई MB आ गया। MB को इधर ट्रांसफर कर दिया, पाई को इधर ट्रांसफर कर दिया। हमारा ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया स्टूडेंट्स।